दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 की कहानी को। दोस्तों हमने इसके सारे प्रीवियस एपिसोड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसीलिए इस एपिसोड को देखने से पहले बाकी एपिसोड को देखना ना भूलें। आज का ये एपिसोड हमारा बहुत ही कमाल का होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है और जैसा कि हमने कहा था कि आखिरी के एपिसोड होंगे वो बहुत ही कमाल के होंगे। तो बिना देरी के चलते हैं एपिसोड 8 की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये पता चल जाता है कि जो फातिमा है उसने तिली नाम की एक बूढ़ी औरत को मार दिया है और बॉयड फातिमा को लेके एक जगह पे आया हुआ है। उसे एक छोटे से सैक में लेके आता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पे रहना है और तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाना। और वो फातिमा को ये बोलने लग जाता है कि अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है। तो फातिमा बोलने लग जाती है कि मुझे भूख लगी हुई थी, उस वजह से मैं उस शैक में गई थी ताकि मैं वहाँ पे गली सड़ी सब्जियां खा सकूं, लेकिन मेरे पीछे पीछे तीली आ गई थी, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और मैंने चाकू उठा के तीली को मार दिया, जिससे तीली की मृत्यु हो गई। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैंने तीली को क्यों मारा। तो बॉयड बोलता है कि मैं यहाँ पे एक पत्थर रख रहा हूँ और तुम्हें रात भर यहीं पे रुकना होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगली सुबह तक मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना भी लेके आया हूँ। लेकिन फातिमा बोलती है कि मैं ये खाना नहीं खाना चाहती। तो बॉयड बोलने लग जाता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके सभी को शांत करूंगा और अब मैं वापस जाके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। और वो यहाँ से चला जाता है। हम जिम और उसकी पत्नी तबीथा को देखते हैं, ईथन को देखते हैं और जेड को देखते हैं। ये लोग जंगलों के अंदर से आए हैं और ये लोग अपने घर में आ जाते हैं। जेड यहाँ से अपने घर में चला जाता है जहाँ पे वो ड्रिंक करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई और आया हुआ है। देखने पर पता चलता है कि ये तो हेनरी है। जेड पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो। हेनरी अपने बारे में बताता है कि मैं विक्टर का पिता हूँ। हेनरी कहता है कि मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ, तो जेड उसे एक बोतल दे देता है और हेनरी यहाँ पे जेड को भी ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन जेड बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ड्रिंक नहीं करना चाहता। अब कुछ लोगों को ये पता चल जाता है कि सैक के अंदर तिली नाम की औरत की मृत्यु हुई है। यहाँ पे एल्जिन नाम का लड़का भी है, उसके कैमरे ने अचानक यहाँ पे एक फोटो क्लिक की है, यानी कि जो इस फोटो में है एल्जिन को वो काम करना पड़ेगा। जूली को देखते हैं, वो यहाँ से रेंडल के पास में जाती है जहाँ रेंडल एक जगह बैठा हुआ है। जूली उसे थैंक यू बोलती है कि तुम मुझे वापिस जंगलों के अंदर से ले आए थे। और वो रेंडल को ये बोलने लग जाती है कि क्रिस्टी और मेरियल कहाँ पे हैं, मुझे उनसे मिलना था। लेकिन रेंडल बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है। जोली यहाँ पे रेंडल को ये बोलने लग जाती है कि हम दोनों को उस जगह पे वापस जाना चाहिए, क्योंकि जो भी फील हुआ है वो हम दोनों को फील हुआ था। लेकिन रेंडल साफ साफ मना कर देता है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम दोनों की मदद कर सके, इसीलिए हम दोनों को उस चीज से दूर ही रहना चाहिए, यानी उस जगह से दूर रहना चाहिए। तब जूली यहाँ से चली जाती है। बॉयड भी अपने बेटे एलिस के साथ में है और वो अपने बेटे एलिस को ये बोल रहा है कि अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये बोल देना कि मैं अपने पिता और फातिमा के साथ में एक जगह पे था, इससे किसी को भी फातिमा के ऊपर शक नहीं होगा। एलिस बोलता है कि क्यों ना हम सभी लोगों को सच्चाई बता दें, लेकिन बॉयड बोलता है कि नहीं, हमारी बातों पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसीलिए हमें सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। लेकिन एलिस तो एक ही बात बोलता है कि अगर हम दूसरों को सच्चाई बताएंगे तो क्या पता कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए। लेकिन बॉयड बोलता है कि जितना हम समझते हैं उतना कोई भी नहीं समझ पाएगा। तब एलिस यहाँ से चला जाता है और बॉयड को भी यहाँ से एक जगह बुला लिया जाता है जहाँ उस शैक के अंदर तिली नाम की बूढ़ी औरत की लाश पड़ी है। यहाँ पे पुलिस वाली अकोस्टा भी है, कैनी नाम का लड़का भी यहीं पे है और ये सभी लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर तिली की हत्या किसने की है। हालांकि बॉयड को तो पता ही है। अकोस्टा नाम की जो पुलिस वाली है उसे ये लगने लगता है कि जो शायद मॉन्स्टर हैं उन लोगों ने इसी रात में आके मार दिया होगा। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये बूढ़ी औरत रात को बाहर करने क्या गई थी। बॉयड बोलता है कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता करना होगा और सभी लोगों से पूछताछ करनी होगी। अकोस्टा पूछने लग जाती है कि क्या अब हम दोनों एक साथ काम करेंगे, तो बॉयड हमें जवाब देता है। तब कैनी और अकोस्टा यहाँ से चली जाती हैं। तभी यहाँ पे डोना आती है जो इस लाश को कपड़ा उड़ाती है। जो डोना नाम की औरत है वो ये बोलने लग जाती है कि ये काम शायद सारा का हो सकता है, क्योंकि सारा ने पहले भी एक आदमी का कत्ल किया है और हमें उसी से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन बॉयड बोलता है कि हम सारा के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन डोना को पूरा यकीन है कि ये काम सारा नहीं किया है, इसीलिए बॉयड बोलने लग जाता है कि तुम एक काम करना, सारा को मेरे साथ पुलिस स्टेशन में ले आना, हम दोनों मिलकर उससे पूछताछ कर लेंगे। हम विक्टर को भी देखते हैं जो जेस्पर नाम के पुतले के पास में बैठा हुआ है। सारा नाम की लड़की भी यहीं पे है जो उस पुतले की नकल करने की कोशिश कर रही है। विक्टर बोलने लग जाता है कि ये पुतला इस तरह से बातें नहीं कर रहा था।
तबीता भी एक जगह खाना बना रही है, उसके पास में जिम आया है। हालांकि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ चुकी हैं, क्योंकि तबीता वो काम करने लगी है जो जिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिम यहाँ पे बोलने लग जाता है कि यहाँ पे जो फोन रखा है, इस फोन का कनेक्शन मैंने ही काटा है, क्योंकि इस फोन से किसी ने हमें कॉल किया था जब तुम गायब हो गई थी। तब किसी ने मुझे फोन करके ये बोला कि मैं थॉमस बोल रहा हूँ, यानी कि कोई हमारे मरे हुए बेटे की आवाज निकाल रहा था, यानी कि कोई हमारे बारे में अच्छी तरह से जानता है और उसे ये भी अच्छे से पता है कि हमें किस तरह से तंग करना है। तभी दरवाजे पे नॉक होती है, सारा इनके घर पे आ जाती है। सारा बोलने लग जाती है कि जो विक्टर नाम का आदमी है वो काबू से बाहर हो रहा है और वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि जल्दी से तबीता को लेके आओ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। हालांकि जिम नहीं चाहता कि तबीता यहाँ से जाए, लेकिन फिर भी तबीता यहाँ से चली जाती है। वही हम एल्जिन को देखते हैं जो यहाँ से क्रिस्टी के हॉस्पिटल में चला जाता है और वो वहाँ पे जाके एक छोटी सी ट्यूब को निकाल लेता है जिससे खून निकाला जाता है, और वो किसका खून निकालेगा ये चीज हमें आगे पता चलेगी। तब तक तबीता विक्टर के पास में पहुंच जाती है। विक्टर तबीता को देख के काफी खुश होता है और तबीता को बोलने लग जाता है कि एक तुम ही हो जो इस जैस्पर नाम के पुतले से बात कर सकती हो। लेकिन तबीता को नहीं पता कि मैं इससे बात कैसे करूं, और वो विक्टर को ही समझाने लग जाती है। लेकिन विक्टर तो एक ही बात बोलता है कि तुम इस पुतले से बात करो, ये केवल तुम्हें ही सारे सवालों के जवाब दे सकता है। तबीता विक्टर को बोलती है कि क्या तुम एक पेंटिंग बनाना चाहोगी, लेकिन विक्टर बोलता है कि मैंने तो कभी कोई पेंटिंग ड्रॉ ही नहीं की। वो विक्टर को शांत करती है और कुर्सी पर बिठाती है और कहती है कि जो तुम्हारा पुतला है इसका क्या नाम है। विक्टर जेस्पर नाम बताता है। वो कहती है कि मुझे जेस्पर के बारे में सारी चीज बताओ। तो विक्टर शांत होकर बोलने लग जाता है और कहता है कि मैंने एक बार जेस्पर को बात करते हुए सुना था। जेस्पर का मालिक क्रिस्टोफर था और मुझे पता है कि ये हमसे भी बात जरूर करेगा। जूली अपने घर पे आ जाती है। उसका पिता जो जिम है वो यहाँ से जा रहा था। वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपने छोटे भाई ईथन का ख्याल रखना जो कि ऊपर है। इसीलिए जूली ऊपर आ जाती है। ईथन थोड़ा सा सैड था। जूली अपने भाई को ये बोलती है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जा सकती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। हेनरी अभी भी जेड के पास में बैठ के ड्रिंक पी रहा है और बोलता है कि इस जगह के बारे में मेरी पत्नी को पहले ही विजन आ चुका था। तो जेड बोलता है कि हाँ ये बात मैंने सुनी है। तभी यहीं पे जिम आ जाता है। जिम यहाँ पे आती जेड के ऊपर गुस्सा करता है और वो ये बोलने लग जाता है कि तुम मेरी पत्नी को बहका रहे हो, तुम उसके माइंड में कुछ ना कुछ भर रहे हो। तो जेड बोलने लग जाता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, वो 9 साल की बच्ची थोड़ी ना है, बल्कि मैं तो यहाँ पे सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ और इन सभी को यहाँ से निकालना चाहता हूँ। लेकिन जिम तो एक ही बात बोलने लग जाता है कि मेरी पत्नी और मेरे परिवार से तुम बस दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी मदद करो। लेकिन जेड बोलने लग जाता है कि तुम्हारी पत्नी के पास मैं नहीं गया, बल्कि वो मेरे पास खुद आई थी और अब मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी। और इतना बोल के जेड यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ जिम के पास में हेनरी है और ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। जहाँ पे फातिमा को रखा गया है वहीं पे एलिस आ जाता है और एलिस आते ही फातिमा को गले लगा लेता है। फातिमा बोलने लग जाती है कि मैंने किसी को मार दिया। एलिस बोलता है कि तुमने किसी को नहीं मारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फातिमा बोलने लग जाती है कि कुछ ऐसी चीज है जो मेरे अंदर है और मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज है। एलिस उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आया हूँ, तुम धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। और कहता है कि तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं वापस आ जाऊंगा। हम एल्जिन को देखते हैं जो एक जगह पे आया हुआ है और वो अपनी बॉडी के अंदर से खून निकालने लग जाता है और एक बोतल में इकट्ठा करने लग जाता है। तभी कैमरा एक और फोटो क्लिक करता है, यानी कि उसे अपना नेक्स्ट टारगेट मिल चुका है। हेनरी नाम का आदमी अभी भी जिम से बातें कर रहा है। हेनरी यहाँ पे जिम को ये बोलने लग जाता है कि कभी कभी तुम चुप रहा करो और जो हो रहा है उसे होने दिया करो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब मैं अपने आप को याद करने लग जाता हूँ। मैं भी कभी कभी अपनी पत्नी को रोक दिया करता था। मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो और अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन सच बताऊं तो तुम डरे हुए हो और उसी वजह से तुम सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हो। तब जिम यहाँ पे हेनरी के पास में आके बैठ जाता है और हेनरी को ये बोलने लग जाता है कि मेरे पिता हमेशा ड्रिंक किया करते थे, लेकिन मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। जब मेरी बेटी हुई उस रात मैं हॉस्पिटल के अंदर था और मैं हॉस्पिटल से निकल के एक बार में गया था और वहाँ पे जाके मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की और उस रात मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा पिता साबित होऊंगा। तब हेनरी उसे एक ड्रिंक का गिलास देता है और कहता है कि आज तुम फिर से पियो, और ये दोनों एक साथ ड्रिंक करने लग जाते हैं। हम जूली और ईथन को देखते हैं जो उसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे जूली पहले भी रैंडल के साथ में आ चुकी है। यहाँ पे आके वो ईथन को ये बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, ये बात तुम किसी को मत बताना। मेरे कानों में हमेशा एक आवाज आती है, लेकिन जब जब मैं यहाँ पे आई हूँ वो आवाजें आने बंद हो चुकी हैं। मानो तो ये पूरी जगह शांत है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है या बुरी, और मुझे इस जगह में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके आई हूँ। तो मुझे ये बताओ कि मुझे इस जगह के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ईथन बोलने लग जाता है कि जो तुम्हारा मन करता है तुम वही काम करो,
अगर तुम्हारा अंदर जाने का मन है तो तुम अंदर चली जाओ। तब जूली अपने भाई ईथन के साथ इस जगह के अंदर जाने लग जाती है, लेकिन तभी जूली अपने आप को किसी और ही जगह पे पाती है। उसके कानों में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे रैंडल, मैरियल ये लोग दिखाई देते हैं जो एक जगह बंधे हुए थे और चिल्ला रहे थे। इस चीज़ से जूली परेशान हो जाती है। हालांकि जूली रियल में तो उसी जगह पे ऊपर पड़ी हुई है और उसका भाई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, और जूली जहाँ पे फंसी हुई है उस जगह से सभी लोग गायब हो जाते हैं। उसे यहाँ पे मार्टिन नाम का एक आदमी नजर आता है जो बंधा हुआ था, और जूली के पास में यहाँ एक कुआं भी बना हुआ था और उस कुएं के अंदर मानो कोई फंसा हुआ हो। मार्टिन जूली को बोलता है कि ये रस्सी कुएं के अंदर फेंक दो, कोई इंसान है जो ऊपर आना चाहता है। और मैं पता चलता है कि कुएं के अंदर बॉयड फंसा हुआ है, तो जूली रस्से को कुएं के अंदर फेंक देती है और मार्टिन कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। तो जूली यहाँ से भाग जाती है। उसे ये गुफाओं वाला रास्ता लग रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरफ जाऊं। तभी उसे यहाँ पे कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही साथ उसे अपनी मोम तबीथा की भी आवाज़ आने लग जाती है। हम तबीथा को देखते हैं जो विक्टर के पास में बैठी हुई है, और वो विक्टर से ये बोलने लग जाती है कि जिस दिन तुमने जेस्पर को बातें करते हुए सुना था उस दिन तुम कहाँ पे थे। तो विक्टर बोलने लग जाता है कि मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं एक बेसमेंट में था। तबीथा बोलती है कि कुछ और भी याद करो कि उस बेसमेंट के पास में कौन सा घर था, सारा भी यहीं पे है। वो विक्टर से ये पूछने लग जाती है कि उस दिन कैसा था। तो विक्टर बोल देता है कि उस दिन अच्छा दिन था और मौसम थोड़ा सुहावना भी था, और मैं अपनी बहन एलिस के साथ में हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा था, और मैं छुपने के लिए एक बेसमेंट में गया था, और उसे उस जगह के बारे में याद आने लग जाता है। तब तक हम अकोस्टा को देखते हैं जो कैनी के साथ में लोगों से पूछताछ कर रही है कि तीली की हत्या किसने की है। लेकिन यहाँ पे एक आदमी बोलने लग जाता है कि तुम सभी हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हो, तुम सभी को पता है कि सारा ने पहले भी एक आदमी को मारा है और कैनी के पिता को मारने वाली भी वही है, तो तुम लोग उससे सवाल क्यों नहीं पूछते। तो अकोस्टा कैनी से पूछती है कि क्या ये बात सच है। तो कैनी हाँ में जवाब देता है कि हाँ ये बात सच है। इसीलिए अकोस्टा बोलती है कि फिर तो हमें उसी से बात करनी चाहिए। इसीलिए ये दोनों सारा की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी सामने से ईथन को देखते हैं जो भागता हुआ आ रहा था। वो ये बोलने लग जाता है कि मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से मेरी बहन को ठीक करो। इसीलिए ये लोग जल्दी से जूली के पास में चले जाते हैं। जूली जो कि अभी भी बुरे सपने में फंसी हुई थी, और ये लोग किसी तरह करके जूली को होश में ले आते हैं, और तब जाके जूली पूरी तरह से ठीक होती है। हम बॉयड और उसके बेटे एलिस को देखते हैं जो आपस में बहस कर रहे हैं। एलिस बोलने लग जाता है कि मुझे फातिमा के साथ में रहना चाहिए। बॉयड बोलता है कि तुम उसके साथ में मत रहो, उसका व्यवहार अजीब हो चुका है, उसने एक इंसान को मार दिया है। एलिस बोलने लग जाता है कि मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। इन दोनों की जब बहस हो ही रही थी तभी यहाँ पे डोना आ जाती है जो पूछने लग जाती है कि तुम लोग किस बात पे बहस कर रहे हो। लेकिन बॉयड डोना को कुछ भी नहीं बताता। तो डोना बोलती है कि हमें लोगों से पूछताछ कर लेनी चाहिए कि तीली की हत्या किसने की है। तो बॉयड बोलने लग जाता है कि तीली की हत्या करने वाली फातिमा है, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। डोना बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन हमें लोगों को ये बात बतानी होगी। बॉयड बोलता है कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि लोग हमारी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, मैं लोगों को कोई और कहानी सुना दूंगा। तो डोना बोलने लग जाती है कि लोग अब तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करते, इसीलिए लोगों को पूरी सच्चाई बताना ही ठीक है, और अगर तुमने फातिमा को कहीं पे छुपा के रखा हुआ है तो तुम उसे वहाँ से ले आओ। लेकिन बॉयड साफ साफ मना कर देता है। तो डोना बोलती है कि अगर तुम लोगों को सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी। वहीं विक्टर, तबीथा और सारा इन तीनों को देखते हैं जो एक बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक इन्हें विक्टर लेके आया है, और ये बोलने लग जाता है कि ये वही बेसमेंट है जहाँ पे मैं छुपने के लिए आया था, और मैंने यहाँ पे इस डोल को देखा था, और यहाँ पे क्रिस्टोफर नाम का आदमी बैठा हुआ था जो इस डोल से सवाल जवाब कर रहा था, और ये डोल उन सवालों के जवाब दे रही थी। तभी उसे याद आने लग जाता है कि ये जेस्पर नहीं था जो सवालों के जवाब दे रहा था, बल्कि वहाँ पे एक व्हाइट शर्ट पहने हुए लड़का था जो हमेशा से जेस्पर के पीछे था और सवालों के जवाब भी वहीं दे रहा था। और वो लड़का ही क्रिस्टोफर को सीक्रेट बताया करता था। और विक्टर को यहाँ पे बहुत सारी बातें याद आने लग जाती हैं। विक्टर ये बोलने लग जाता है कि उस लड़के ने एक लाइन ये भी बोली थी कि बच्चों का अंधेरे में जन्म होगा और अंधेरे में ही वो मार दिए जाएंगे। अगर कोई उनसे प्यार करेगा तो उसे एक कहानी सुनानी होगी जो उन बच्चों को उम्मीद देगी, और जब बच्चे उस पत्थरों पर लेटे हुए होंगे तब उसी उम्मीद के द्वारा जड़ों का निर्माण होगा, और वो जड़ें एक पेड़ का रूप ले लेंगी। और क्रिस्टोफर उस व्हाइट शर्ट वाले बच्चे को छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए बोल रहा था और कह रहा था कि तुम पेड़ के थ्रू चले जाओ, और वो ये बोलकर बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो गया था। और विक्टर इन बातों को याद कर करके थोड़ा पागल सा हो रहा था। हम एल्जिन को देखते हैं, उसे अपना टास्क मिला है। वो यहाँ से उस सैक में चला जाता है जहाँ पे फातिमा को रखा गया है, और वो फातिमा को किसी बहाने से यहाँ से ले जाता है। और बॉयड अपने बेटे एलिस के साथ इसी सैक की तरफ आ रहा है, और वो ये अपने बेटे को बोलने लग जाता है
कि तुम खुद की और फातिमा की रक्षा करना, और अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा मालूम हो तो मुझे बताने की कोशिश करना। लेकिन जैसे ये लोग शहर के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा खुला है और यहाँ पे फातिमा है ही नहीं। इसीलिए ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और हम फातिमा को देखते हैं। एल्जिन उसे एक जगह पे लेके आया है जहाँ पे बेसमेंट है, और एल्जिन इस बेसमेंट में पहले भी आया है और वो फातिमा को ये बोल रहा है कि एलिस तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा है। तो फातिमा अंदर चली जाती है, लेकिन फातिमा को पता चल जाता है कि एलिस यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। एल्जिन बोलने लग जाता है कि तुम्हारे पेट के अंदर एक बेबी है और वो बेबी अकेले तुम्हारा नहीं है, और वो बेबी नहीं चाहता कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन फातिमा किसी तरह करके इस जगह से बाहर जाना चाहती है, लेकिन एल्जिन उसे बाहर जाने नहीं देता और उसे खींच के अंदर कमरे में ले जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है।